आज भारत पूरी दुनिया के लिए फ्यूचर बना हुआ है। चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हों, बड़े बड़े छोटे देश हों या बड़े बड़े संगठन हों, हर जगह सभी जानते हैं कि अगर उन्हें अपना फ्यूचर हासिल करना है तो भारत के साथ रहकर हाई ग्रोथ हासिल किया जा सकता है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जैसे इंडिया की यंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग मिडिल क्लास फैमिलीज और लो लेबर कॉस्ट, इन सब के साथ भारत की कंजप्शन मार्केट को वो इनकार नहीं कर सकता कि किस तरीके से वो तेजी से आगे बढ़ रही है, और ये सब चीजें भारत को पुश कर रही हैं एज अ ग्लोबल लीडर के लिए। It is India which is the new superstar of the global economy. India is underestimating the extent to which it really is now a global player. It is not just a regional player. Had a vision to emerge as a global leader. Global leader in the 21st century. Today India. ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है। करीब 10 से 15 सालों से इंडिया के बारे में अपना पर्सपेक्टिव दुनिया बदल चुकी है। या कहें इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ और चाइना के एग्रेशन के कारण दुनिया इंडिया कर रही है। India has to take care of 1.3 billion people. अगर भारत की आज़ादी के बाद से दुनिया पर भारत का प्रभाव देखें तो हमें करीब से पता चलेगा कि किस तरीके से पहले और आज के इंडिया में फर्क पड़ता है। भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के लिए वर्ल्ड लीडर बनना किसी एक बड़े सपने से कम नहीं था। असल में 1947 का वो दौर ऐसा समय था जो हर किसी के लिए एक नई शुरुआत थी, जहां अमेरिका, रसिया और मित्र देशों के लिए ये एक मौका था पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व बनाने का। तो वहीं जापान, जर्मनी जैसे देशों के लिए सब कुछ भूलकर फिर से एक नई शुरुआत करने का टाइम था ये। इन सबके बीच भारत एक ऐसा देश था जिसने 200 सालों के संघर्ष के बाद आज़ादी पाई थी, और जिसके लिए वर्ल्ड लीडर बनने से ज़्यादा ज़रूरी ये था कि भारत में कैसे डेमोक्रेटिक तरीके से सभी मूलभूत ज़रूरतों और ढांचों को तैयार किया जाए, जिससे यहाँ के लोगों को कुछ ज़रूरी सुविधाएं दिया जा सके। यहाँ लोगों के लिए सुविधाएं और नीतियाँ तैयार हो रही थी, तो वहीं पर रणनीतिक तौर पर भारत उन विरासतों को भारत में विलय करवा रहा था जो आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान से अलग रहने का निर्णय लिया था जिन्होंने। तो ये समय वर्ल्ड लीडर बनने से ज़्यादा भारत के लिए भारत को जोड़ने का समय था। वहीं भारत की इकोनॉमी ऐसी थी कि हमें खाने के लिए अनाज और पाकिस्तान से लड़ने के लिए हथियार दोनों बाहर से ही खरीदने पड़ते थे। मतलब 1948, 1962, 1965 और 1971 जैसे युद्धों ने भारत को दशकों तक कमज़ोर किया, और कोल्ड वार में भारत जब न्यूट्रल था, किसी की साइड पे नहीं था, नॉन अलायंस वाला देश था, भारत के लिए पूरी दुनिया किसी तरीके से साथ नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर दो गुट बने हुए थे और दोनों गुटों के लोग आपस में व्यापार करते थे और आपस में ही सारी चीज़ें सुलझाते थे। तो इंडिया इन सब चीज़ों से भी कई सालों तक, पूरे दशकों तक कहें तो कटा हुआ था पूरी दुनिया से। लेकिन इन सब घटनाओं के बावजूद भारत ने काफ़ी सुधार किया। जहां हरित क्रांति से भारत अनाज और खाद्य की वस्तुओं में आत्मनिर्भर हुआ, वहीं परमाणु शक्ति परीक्षण से भारत दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया कि भारत के बिना दुनिया अधूरी है। लेकिन परमाणु टेस्ट के बाद जब भारत पर इंटरनेशनली सैंक्शंस लगाए गए तो भारत की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो गई। भारत की जीडीपी 1991 तक 139वें नंबर पर, जिसके बाद भारत में इकोनॉमिकल रिफॉर्म हुआ और आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। India kicked off a series of reforms to unleash its economy. अगर आज के पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर दुनिया भारत को ग्लोबल लीडर मानती है तो इसके पीछे दो मेन कारण हैं। पहला कारण है भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ। जब से भारत में इकोनॉमिकल ग्रोथ या फिर रिफॉर्म हुआ है, तब से भारत ग्लोबल इकोनॉमी में 6 से 7% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। IMF और वर्ल्ड बैंक का मानना है कि अगले कुछ दशकों तक भारत 7% से ज़्यादा की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेगा। जहां दुनिया भर के बड़े बड़े देश मंदी देख रहे हैं, वहां की इकोनॉमी जो है 2% से 3% से ग्रो कर रही है। वहीं पर भारत जब 7% से ग्रो करता है तो पूरी दुनिया देखती है, क्योंकि चाइना पर दुनिया ज़्यादा ही डिपेंड हो चुकी है और इसको कम करने के लिए सप्लाई चेन चाइना से हटा रही है, तो इसलिए चाइना की इकोनॉमी भी गिर रही है। तो वहाँ पर एक ऐसा देश आता है जिसे पूरी दुनिया की ज़रूरत है और वो है इंडिया। तो यहाँ पर इसलिए वर्ल्ड लीडर के तौर पर पूरी दुनिया इंडिया को सजेस्ट कर रही है। इसके अलावा इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है और यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे अभी यहाँ पर 30 करोड़ लोग मिडिल क्लास में हैं, लेकिन 2030 तक
यहाँ पर 60 करोड़ लोग मिडिल क्लास में होंगे, जिससे कि प्रोडक्ट का कंजप्शन मार्केट जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और लोगों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी किसी भी प्रोडक्ट के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियां, सभी देश की कंपनियां ये जानती हैं कि अगर इंडिया के मार्केट में हमें बिजनेस करना है तो हमें इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे रखने पड़ेंगे, और ये जो मौका है ये कोई भी कंपनी जाने नहीं देना चाहती है अपने हाथ से कि इतने बड़े मार्केट को छोड़ा जाए। और इन सब में चीन की कंपनियां भी चाहती हैं कि वो भारत में अपने बिजनेस को करें। तो आपने बहुत सारी पिछले न्यूज़ भी सुनी होगी कि भारत में बड़े बड़े चीन की कंपनियां इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, लेकिन भारत सरकार उनको किसी न किसी तरीके से यहाँ पर सेटल नहीं होना देना चाहती है। लेकिन वहीं पर दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के साथ फ्री ट्रेड डील साइन कर रहे हैं, जैसे कि थाईलैंड, श्रीलंका, यूएई, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं जो कि फ्री ट्रेड डील साइन कर चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अभी भी बात कर रहे हैं, जैसे कि यूके हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, कनाडा हो गया, तो ये सब बात कर रहे हैं अभी फ्री डील साइन करने के बारे में। लेकिन चाइना पाकिस्तान को छोड़ दें तो पूरी दुनिया ही चाहती है कि वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखें। इसके अलावा जियो पॉलिटिक्स वो दूसरा कारण है जो पूरी दुनिया इन्फ्लुएंस होती है भारत के लिए। दुनिया अब सिंगल पोलर वर्ल्ड से मल्टी पोलर वर्ल्ड बन रही है, जिसमें कई सारी महाशक्तियां होंगी, जिसमें भारत का रोल काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज ये जानते हैं कि अगर चाइना को एशिया और अफ्रीका में काउंटर करना है तो भारत का साथ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन ओशन पर भारत का कंट्रोल चाइना के पूरे बिजनेस सप्लाई को बंद कर सकता है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि 2075 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक पावर बन जाएगा, मतलब भारत एक पैसे वाला देश होगा। तो फ्यूचर में कोई भी देश नहीं चाहता है कि ऐसे देश को छोड़ा जाए या फिर ऐसे देश के साथ रिलेशंस ना रखे जाएं। इन सब के अलावा रीजनल पावर के रूप में अगर देखें इंडिया को, तो ग्लोबल साउथ में इंडिया का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया हमेशा ग्लोबल साउथ की बात करता है। ग्लोबल साउथ में लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशियाई देश आते हैं। भारत की आर्मी का भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल है, क्योंकि भारत की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मियों में से एक है, और भारत दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा देश है जो कि अपने आर्मी और अपने डिफेंस बजट में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करता है। और जब परमाणु शक्ति की बात आती है तो वहाँ पर भी इनके कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर स्टैंड करता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि दिखाती हैं कि किस तरीके से दुनिया भारत से इन्फ्लुएंस होती है, और ये उसके लिए ज़रूरी है कि भारत को एज ए ग्लोबल लीडर वो एक्सेप्ट करे। लेकिन अभी भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिससे हमें लगातार निपटने की ज़रूरत होगी, जिसके लिए हमें लगातार सुधार और लगातार परिवर्तन की ज़रूरत है, जिससे कि हम दशकों तक लगातार दुनिया को लीड कर सकें।